हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूरी है समझने के लिए, रटने के लिए नहीं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझना चाहते हैं, याद करना आसान हो जाएगा अगर आप लोगों ने जीओसी पढ़ी हुई है, उसको अच्छी तरह से समझा हुआ है तो आज की क्लास में मैं जीओसी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम लोग फर्स्ट जीओसी के अंदर जीओसी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जीओसी 1 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। फिर जीओसी 2 में उसके एप्लीकेशंस का कुछ मेजर पोर्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वास्तव में किसी ग्रुप में, किसी कंपाउंड में या किसी आयन में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के कारण जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहलाता है। ये दो तरह का होता है, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट मॉलिक्यूल में हमेशा बना रहता है, आयन में हमेशा बना रहता है, आयन या मॉलिक्यूल जो भी हो उसमें हमेशा बना रहता है। टेम्परेरी इफेक्ट रिएक्शंस के टाइम देखा जाता है, रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए इनकी मदद ली जाती है, लेकिन परमानेंट इफेक्ट हमेशा जरूरी होता है, मतलब हमेशा ही बना रहता है मॉलिक्यूल्स में। इन्हीं इफेक्ट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये रिएक्शंस के समय इनकी जरूरत पड़ती है, फिर भी इनके बिना भी रिएक्शन समझी जा सकती है। फर्स्ट है परमानेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आई इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, जैसा मैंने बताई दिया, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। ये केवल सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसके कारण क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये कार्बन आगे से और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, बट थोड़ी कंपैरेटिवली कम होगी। यहां पार्शियल पॉजिटिव किया है, यहां पार्शियल पॉजिटिव किया है। ऐसे ही ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो ये इफेक्ट इनफाइनाइट तक बढ़ना चाहिए, बट ये देखा गया है कि चौथे कार्बन पे आते आते इंडक्टिव इफेक्ट का कोई वजूद नहीं रहता, कोई उसका एक्सपेरिमेंटल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो ये माना जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 3 कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है, 4th पे इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के कारण मॉलिक्यूल में प्लस माइनस 2 पोल क्रिएट हो जाते हैं, डाइपोल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब इस इफेक्ट के कारण कई बार कैटायंस की स्टेबिलिटी बढ़ती भी है, कई बार कैटायंस की स्टेबिलिटी कम भी होती है। ये कितने तरह के होते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्टिव ग्रुप्स दो तरह का होता है, माइनस ग्रुप एंड प्लस आई ग्रुप। आई इफेक्ट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ये कई तरह के होते हैं, जिनके कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आपको यहां बताए गए हैं। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है NF3+ का। ये एक बॉन्ड बना रखा है जो कि चौथे एटम से जुड़ा रहा होगा नाइट्रोजन पे, और यहां पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे ही NR3+ का माइनस आई इफेक्ट कंपैरेटिवली कम है, SR2+ का, फिर NH3+ का, फिर नाइट्रो एसोसल्फोनिक ग्रुप, फिर साइनाइड का, एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का। इसके बाद में है कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR एंड OH। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बट नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में कार्बन की sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। वैसे तो कार्बन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, बट एस कैरेक्टर बढ़ने के कारण भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और कार्बन sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नॉर्मल नाइट्रोजन मींस sp3 नाइट्रोजन से। ठीक है, फिर होता है फिनाइल ग्रुप, विनाइल और फिर हाइड्रोजन। ये माइनस आई का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है वो मैंने आपको बताया है। इसे 2-3 बार आपको लिख के याद रखना पड़ता है। वैसे डायरेक्ट इनके क्वेश्चंस इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं, इनका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन में ही यूज आता है। एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है
अच्छा ये मैंने बता ही दिया, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं, जैसे नाइट्रोजन की बात करूं कि नाइट्रोजन अगर sp है, sp नाइट्रोजन में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। ऐसे ही नाइट्रोजन अगर sp3 हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम होगी। लेकिन अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर कार्बन sp कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। s कैरेक्टर बढ़ने के कारण ऐसे होता है। अगर sp2 नाइट्रोजन कार्बन है तो कम होती है और sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होती है। ठीक है, एक मिनट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनका ऑर्डर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लस आई ग्रुप्स पर। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, पुश करता है। ये ग्रुप्स जो है इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से है कि NH3 प्लस NH3 माइनस, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ गए, इससे संभाले नहीं जा रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है। फिर NH प्लस, NH माइनस, फिर O माइनस, फिर COO माइनस, फिर टर्शरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, उसके बाद में मिथाइल, सिंपल प्राइमरी, सुपर प्राइमरी, फिर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। इसमें याद रखिएगा ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है। और ये भी याद रखिएगा कि टर्शरी अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले R ग्रुप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कंपेरेटिवली इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन नहीं ली हम लोगों ने, अभी केवल ये पढ़ा है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या था। अब रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं। लिखा हुआ है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन सिस्टम। कॉन्जुगेशन सिस्टम का मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो या ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ वैकेंट ऑर्बिटल हो। कई पॉसिबिलिटीज हैं कॉन्जुगेशंस की, मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मल्टीपल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो, मतलब एक जगह मल्टीपल बॉन्ड है, फिर एक बीच में बॉन्ड हो, फिर उसके बाद वापस मल्टीपल बॉन्ड हो, या मल्टीपल बॉन्ड के एक बॉन्ड छोड़ने के बाद में वैकेंट ऑर्बिटल हो, या मल्टीपल बॉन्ड के एक बॉन्ड छोड़ने के बाद में लोन पेयर हो। ठीक है, चौथा पॉसिबिलिटी है मल्टीपल बॉन्ड के एक बॉन्ड छोड़ने के बाद में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर किसी मल्टीपल बॉन्ड या किसी लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल बिल्कुल पास पास वाले एटम्स पर हो, तो उनमें डीलोकलाइजेशन होता है, कॉन्जुगेशन होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब है एक ही जगह अगर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं तो लोकलाइज्ड है, अगर वो पूरी सरफेस पे फैले हुए हैं, डीलोकलाइज्ड हैं, बिखरे हुए हैं, मतलब डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन ही कॉन्जुगेशन सिस्टम में क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। यहां मैंने कुछ पॉइंट्स तो लिख रखे हैं, आप लोगों के पीडीएफ के लिए काम आएंगे, लेकिन जो पॉइंट्स लिख रखे हैं वो मैं बोलता हूं। कई बार क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल या आयन की स्ट्रक्चर्स को, उसकी प्रॉपर्टीज को हम केवल एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल या आयन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की मदद लेनी पड़ती है। ऐसी स्ट्रक्चर्स को, ऐसी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। मैंने बोला कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसलिए बनाई गई थी कि हम उस कंपाउंड या आयन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकें। ये वास्तविक स्ट्रक्चर्स नहीं होती, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होती है। किसी कंपाउंड की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसे तो रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए जो मैंने बोला है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेंजीन के लिए, आप सभी को पता है C6H6 बेंजीन है, पेट्रोलियम से मिलता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये स्टार्टिंग में थोड़ी ना पता था, ये तो बाद में ही पता पड़ा होगा ना। पहले पेट्रोलियम से बेंजीन निकाला, फिर उसकी कुछ रिएक्शन कराई, उसका हाइड्रोजनेशन किया तो साइक्लोहेक्सेन बना, तो आइडिया लगा कि भाई बेंजीन में रिंग होगी कोई। हाइड्रोजनेशन हुआ उसका, इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ओजोनोलाइसिस से ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है, ग्लाइऑक्सेल बनाता है, 3 मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए केकुले ने
सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन, मतलब ये स्ट्रक्चर दी बेंजीन की कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होनी चाहिए, ठीक है। फिर उससे फिर जैसे कि अगर ये स्ट्रक्चर मैं मान लेता हूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड तो छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.19 या 20 एंगस्ट्रॉम, इसके आसपास ये वाली इनकी बॉन्ड लेंथ बताई जाती है। लेकिन देखा गया कि बेंजीन की जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है बेंजीन में, सीसी बॉन्ड इन बेंजीन, इसकी वैल्यू होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, कई जगह 1.40 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ है, और सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। ये भी तो एक प्रॉपर्टी है। तो केकुले ने, अगर केकुले की इस स्ट्रक्चर पे विश्वास करें तो बेंजीन में 2 तरह की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन में एक्सपेरिमेंटली एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है, सबकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई केकुले ने कि ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होता रहता है, और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं बनना चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होती रहती हैं, ये परमानेंटली इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग पर फैले होते हैं, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड से एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज और थी जिसके बेसिस पर, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए उसकी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ी। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को तो कहा गया केकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। इसके अलावा और स्ट्रक्चर्स दी गई थी जिन्हें डेवार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन कहा जाता है। इनकी भी जरूरत तो होती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग अपने सिलेबस में 11th-12th के लेवल पर नहीं पढ़ते हैं, बट ये रिएक्शन का भी एग्जिस्टेंस, इन स्ट्रक्चर्स का भी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया कि ऐसी भी होनी चाहिए। इसके अलावा भी स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स ये हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हैं, ये कंपैरेटिवली कम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। ये है बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलें आगे। रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में लिखा हुआ है, मैंने बता ही दिया कि रेजोनेंस हाइब्रिड उस कंपाउंड या उस आयन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के रेस्पेक्ट में रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। जितना ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही ज्यादा होगा। जो कम स्टेबल है वो कम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में उसके गुण कंपैरेटिवली कम होंगे, और जो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है। यही मैंने लिखा है, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिव मोर कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। लिखा हुआ है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसी कंपाउंड में जितने ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल है। अनस्टेबल वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे हम लोग स्टेबल कैसे पहचानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड की बात हो गई। नेक्स्ट है रेजोनेंस एनर्जी, जो कि कैलकुलेटिव वैल्यू है, कैलकुलेटिव वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी है क्या? मैंने कहा कि रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी तो कंपैरेटिवली कम होती है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी ज्यादा होती है। बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, उनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका और रेजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी गैप है वो कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। ये क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इक्वल्स टू रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? जितने ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड उतना ही रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। बेंजीन के लिए समझ लीजिए, जैसे बेंजीन की बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, केकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, डेवार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसके अलावा भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से केकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, बट बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो तो और ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैंने कहा था रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। ये पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम बनाया मैंने।
तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मींस केकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वही कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी, जो कि बेंजीन के लिए 36 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी इसकी, बट ये कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसकी कैलकुलेटिव वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एनर्जी और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है जो हाइपोथेटिकल है उसकी जो कैलकुलेटिव एनर्जी है कैलकुलेशन से निकाली जाती है, उनके बीच का जो गैप आता है वो कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी, जो बेंजीन के लिए 36 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ रूल्स है, उन रूल्स की बात करते हैं और रूल्स के लिए मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, उन्हें एक्सप्लेन करता हूं। रेजोनेंस पॉसिबल ओनली इन प्लेनर नियरली प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स in which adjacent p or d orbitals are present in same plane with parallel arrangement। कहने का मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस केवल उन्हीं प्लेनर सिस्टम्स में पॉसिबल है जिनमें एडजेसेंट एटम्स पर जो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल, वो कुछ इस तरह से हो कि पैरेलल ओवरलैपिंग कर सकें। जैसे बेंजीन में ये 6 मेंबर रिंग है, sp2 कार्बन होते हैं, एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हर कार्बन के पास होता है। ये मैंने यहां परपेंडिकुलर शो किया है इस बेंजीन रिंग में। ये p ऑर्बिटल्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग कर लेते हैं। बेंजीन एक प्लेनर कंपाउंड है, उस प्लेनर कंपाउंड में p ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वहीं पॉसिबल है। ये रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, पूरी रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स फैल जाते हैं। ठीक है, बेंजीन में रेजोनेंस होता है, बट ये कंपाउंड है, देखने में तो बेंजीन जैसा ही लग रहा है यार, उसमें 6 कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है, बट इसमें रेजोनेंस नहीं होता। देखने में आपको लगता होगा ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं होता क्योंकि ये प्लेनर नहीं होता है, नॉन प्लेनर कंपाउंड है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर टब शेप स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा मोड़ के बताया मैंने। और इसमें ये जो p ऑर्बिटल है वो पैरेलल नहीं होते, ये दोनों p ऑर्बिटल पैरेलल है तो पाई बॉन्ड बना रखा है, बट ये और ये पैरेलल नहीं होते तो इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग नहीं करते और यहां मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता। जैसे बेंजीन में मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर पूरी रिंग पर फैला होता है, वैसे इसमें नहीं होता। तो ये किस चीज का प्रमाण है? ये एविडेंस है कि रेजोनेंस वही होगा जहां p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग कर पाए सब तरह के जो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड रूल है द नेट चार्ज रिमेनिंग सेम ऑन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड और आयन। किसी भी कंपाउंड और आयन में जिसकी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उनकी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नेट चार्ज सेम होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे ये कंपाउंड है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है कुछ इस तरीके से कि ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां नेगेटिव आया, यहां पॉजिटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो यहां डबल बॉन्ड आया, यहां पॉजिटिव आया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और भी बनती हैं ऐसे ही, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इस तरफ भी। इसका अपोजिट कर दो, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस तरह का एरो बनाया जाता है। इसका नेट चार्ज 0 है, इसका भी नेट चार्ज 0 है, एक प्लस एक माइनस 2 है, बट नेट चार्ज 0 है, और ये भी नेट चार्ज 0 है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी कि ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो मल्टीपल बॉन्ड के एक बॉन्ड छोड़कर लोन पेयर है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर से अपोजिट साइड में शिफ्ट किया करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। इस कारण से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी कि यहां CH3 है, यहां O- है, और यहां डबल बॉन्ड CH2 है। इसमें भी नेट चार्ज -1 है, इसमें भी नेट चार्ज -1 है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेट चार्ज इक्वल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में केवल कॉन्जुगेशन सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड छोड़कर ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेंस कर सकते हैं, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं कर देना कि यार ये डबल बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है,
रेजोनेंस होगा केवल कॉन्जुगेशन के पाई इलेक्ट्रॉन्स में। पाई इलेक्ट्रॉन वो डबल बॉन्ड के भी हो सकते हैं, लोन पेयर के भी हो सकते हैं, कई बार वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो भी हो सकता है। चले आगे। नेक्स्ट है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनमें एटम्स का अरेंजमेंट सेम होता है, एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें मैंने यहां से H को उठाकर इस ऑक्सीजन पे लगा दिया और इस डबल बॉन्ड को यहां लगा दिया, ये फॉर्म बना, सॉरी इस तरफ से उठा के लगाया, तो इसमें तो हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये दोनों आइसोमर्स हो सकते हैं बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकती, क्योंकि रेजोनेंस में केवल सिग्मा बॉन्ड, केवल कॉन्जुगेशन के पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, कभी एटम शिफ्ट नहीं होता। इसमें तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दिया, तो ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो सेम एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो सेम। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस कंपाउंड में जैसे ये वाला एक फ्री रेडिकल है और इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी एक है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने थे इसमें उतने ही इसमें हैं, तो ये सेम होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इस स्ट्रक्चर में देखना, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और आप इसकी आपको लगे कि यार इसमें नंबर ऑफ पाई, देखो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही हैं, बट इसमें यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सिमिलरली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो उसके बेसिस पर ये किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है रेजोनेंस में। जैसे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, तो इसमें जितने भी एटम्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन जैसा है वैसा ही हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी होगा। आपको यहां देखने में लगता होगा कि नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो वो वास्तव में हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होता, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट होता है। जैसे यहां एक बॉन्ड छोड़ने के बाद मल्टीपल बॉन्ड के एक बॉन्ड छोड़ने के बाद लोन पेयर है, तो ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए sp2 स्टेट में ही है नाइट्रोजन। अमोनिया में तो sp3 स्टेट में होता है, बट यहां sp2 स्टेट में, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी वो sp2 स्टेट में ही रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। जैसे यहां भी मैंने बताया कि नाइट्रोजन ये sp2 नाइट्रोजन है, ये sp2 नाइट्रोजन है क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इस पर किसी और रेजोनेटिंग आपने इसकी स्ट्रक्चर बनाई, जैसे इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट किया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट हाइब्रिडाइजेशन जो पहले था वैसा ही हाइब्रिडाइजेशन बाद में रहेगा, sp2 स्टेट में ही वो रहेगा। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है मैंने, उसमें भी देख लीजिए किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है? एक और रूल है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते समय सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर सेकंड पीरियड में कार्बन है तो ऑक्टेट से ऊपर नहीं निकल सकता वो। अगर जैसे कार्बन है तो और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ऑक्टेट से कम हो सकता है लेकिन ऑक्टेट से ऊपर नहीं निकल सकता, 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वहां लोन पेयर है, शो किए जाए या ना किए जाए। ठीक है, कार्बन पे ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ये तो खैर हो ही सकता है। कार्बन ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन पे 5 बॉन्ड बना दिए या कार्बन पे ना 4 बॉन्ड बना दिए और पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिया, तो सब गलत है। क्लियर? इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड हो और लोन पेयर हो, पॉसिबल है। नाइट्रोजन पे चौथा बॉन्ड तब बन सकता है वो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें अमोनियम आयन की तरह, ये भी पॉसिबल है। बट नाइट्रोजन पे ऐसा नहीं हो सकता कि 4 बॉन्ड बना दिए और नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड लगा दिए और नेगेटिव चार्ज लगा दिया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी अगर आपको दिखा दिया जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि 2 ही बॉन्ड बनाए और पॉजिटिव चार्ज है, चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज है, 4 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड लगा दिए नेगेटिव लगा दिया या 5 बॉन्ड लगा दिए पॉजिटिव लगा दिया, तो वो पॉसिबल नहीं है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो ये तो कुछ रूल्स थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, अब बनाना तो आएगा नहीं हमारे सामने तो पहचानने के लिए आएंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रूल्स को फॉलो करते हुए पहचाना जा सकता है। प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मैं यहाँ अभी तो करा नहीं सकता, बट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स भी बनानी चाहिए, स्ट्रक्चर्स देखनी भी चाहिए। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है उसके रूल्स हैं। रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे आपके सामने तो उनका कंपैरिजन करना। पहला रूल यह है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा हो, जिनमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा हो, ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, दूसरा रूल यह है कि जो न्यूट्रल कंप्लीट ऑक्टेट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है। कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए उसमें। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपैरिजन करना पड़े हमें न्यूट्रल स्ट्रक्चर और आयोनिक स्ट्रक्चर में, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल होती है। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन रूल्स को इसी सीक्वेंस में फॉलो करना। पहले ही आप देखोगे कि पाई बॉन्ड किस में ज्यादा है, फिर आप देख लीजिएगा कि ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, फिर आप देख लीजिएगा कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है, वो ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन मान लीजिए चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही हो, दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप कंपैरिजन कर रहे हो वो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लार्जर साइज वाले एटम पर ज्यादा स्टेबल होगा। सल्फर माइनस के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का कंपैरिजन किया जाए तो सल्फर माइनस ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सल्फर बड़े साइज का एनायन है। ऐसे ही F माइनस और Cl माइनस में कंपैरिजन किया जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मत करना, Cl माइनस का साइज बड़ा है, वहां चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा अच्छा होगा, चार्ज फैल जाएगा पूरी इसकी सरफेस पर, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो लार्जर साइज पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कहने का मतलब बड़े साइज वाले एनायंस जो होते हैं कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लार्जर साइज कंटेनिंग एटम। ये कंपैरिजन कब करा जाए, जब सेम ग्रुप में एलिमेंट हो, कार्बन हो, हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, या ऑक्सीजन सल्फर है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, तब ये कंपैरिजन किया जाए। लेकिन अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट हो तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कंपैरिजन कब करना चाहिए, जब साइज अप्रोक्सीमेट सेम हो, मतलब एक ही पीरियड के एलिमेंट हो। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनकी भी बात करेंगे। एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है नॉन एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। कोई एक्सेप्शनल केस हो तो बात अलग है, बट एरोमेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगी। नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कहां, एडजेसेंट पोजीशन पर। नेगेटिव चार्ज वहां ज्यादा स्टेबल होगा किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एडजेसेंट पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन एडजेसेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस एम तो खैर अभी बताया नहीं है, माइनस आई ग्रुप्स के पास वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो वहां ज्यादा स्टेबल होगा जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, एडजेसेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो ये ज्यादा खुश होगा, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, एक और पॉइंट लिखा हुआ है कॉन्जुगेशन में, लीनियर कॉन्जुगेशन, ये अलग चीज चलती है। अगर कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इक्वल हैं तो लीनियर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज्यादा होगी। ये एग्जांपल्स जब आएंगे तभी समझ में आएंगे, अभी तक तो यहां तक आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। ये तो बात हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी की, इस तरीके से पहचाने जाएंगे। इनके मैंने केवल अभी आपको थ्योरी के पॉइंट बताए हैं, इनके एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। नेक्स्ट है मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस के कारण जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाते हैं। मीजोमेरिक ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक तो प्लस एम ग्रुप और एक माइनस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले होते हैं। जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे यहाँ कीटोन जुड़ा हुआ है, पास में कॉन्जुगेशन में है, तो ये कीटोनिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ कॉन्जुगेशन सिस्टम में। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है इसलिए माइनस एम ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसलिए प्लस एम ग्रुप है।
तो कहने का मतलब कार्बन कार्बन कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला माइनस एम होगा, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेट, पाई इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड के लिए तो आई इफेक्ट काम करता है, रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है पाई बॉन्ड्स के लिए। जैसे मान लीजिए यहां एक डबल बॉन्ड है और यहां ऑक्सीजन बॉन्डेड है इससे, ये लीजिए ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ये OMe ग्रुप है, तो ये OMe ग्रुप पे लोन पेयर है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड के जस्ट पास में लोन पेयर हो कॉन्जुगेशन में, तो लोन पेयर से अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप हुआ वो इस बार प्लस एम ये हो गया, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक तरह से माइनस एम ग्रुप की तरह काम कर रहा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस एम और माइनस एम दोनों इफेक्ट से काम कर सकता है, डिपेंड करता है कि सामने वाला ग्रुप कैसा है। प्लस एम ग्रुप कैसे पहचानेंगे? प्लस एम ग्रुप क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाले, कॉन्जुगेशन सिस्टम में लोन पेयर डोनेट करने वाले, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो होते हैं वो प्लस एम ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। पहचानने का तरीका क्या है कि इनके फर्स्ट एटम पर क्या होता है? लोन पेयर होता है, जैसे OMe ग्रुप है, फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है, ठीक है। और इनका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी मैं यहां बता सकता हूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बता सकता हूं, ये एक्सपेरिमेंटली जो ऑर्डर आता है उसके बेसिस पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है, जैसे कि O माइनस है, O माइनस का प्लस एम इफेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। उसके बाद में NH2 है, उसके बाद में NHR है, फिर है NR2 ग्रुप, नाइट्रोजन वाले ग्रुप आ गए। उसके बाद में आएगा ऑक्सीजन वाले OH एंड OR ग्रुप। फिर उसके बाद में आता है NHC डबल बॉन्ड OR एंड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OR ग्रुप, ठीक है। और इसके बाद में होगा फिनाइल ग्रुप। फिनाइल का तो खैर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी, एक मिनट। इसके बाद में होगा फिनाइल ग्रुप, देन विनाइल, उसके बाद में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये इनके प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर है, जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। हालांकि पहचाना जा सकता है कि माइनस वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा, नाइट्रोजन कंपैरेटिवली कम डोनेट करेगा, ज़्यादा डोनेट करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन के पीछे ये C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो प्लस M तो है, बट बैक साइड में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ऐसे ही कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर फर्स्ट एटम पे लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्लस एम और माइनस एम दोनों की तरह काम करते हैं, तो उनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ये है, ठीक है। इस तरह से बढ़ते हैं माइनस एम इफेक्ट के ऊपर। तो ये मैंने बता ही दिया, माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कॉन्जुगेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और ये कैसे पहचाने जाएंगे कि इनके फर्स्ट एटम पे मल्टीपल बॉन्ड होगा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ में, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल होगा। जैसे ये रहा कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो फर्स्ट एटम पे मल्टीपल बॉन्ड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, ज्यादातर केस में तो यही होगा। रिलेटिव इसका स्ट्रेंथ ऐसा है कि नाइट्रो का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की नेचर सबसे ज्यादा होती है, फिर नाइट्रो है, साइनाइड है, SO3H है, एल्डिहाइड, कीटोन, एनहाइड्राइड, फिर है एस्टर अमाइड और कार्बोक्सिलेट का नेगेटिव चार्ज, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल एंड विनाइल, इस तरीके से है, ठीक है। तो इन्हें देख सकते हैं, माइनस एम का ये इफेक्ट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ऑर्डर याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बार बार यूज करने पर ये ऑर्डर याद हो जाता है। चलें आगे। अब बढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पर। हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ लिया, अब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। यहां जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं आप इसे समझ लीजिएगा, पढ़िएगा। मैं इसे पहले एक्सप्लेन करता हूं कि अगर कहीं भी sp3 कार्बन से बॉन्डेड H है, sp3 कार्बन से बॉन्डेड H है, या H की जगह ड्यूटेरियम है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के जस्ट पास में कोई भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो, ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। वापस बोलूं कि कोई sp3 कार्बन है, कि ये sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन से बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड पर H जुड़ा हुआ है, तो sp3 कार्बन के इस CH बॉन्ड के जस्ट पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एरोमेटिक रिंग का भी हो सकता है, या पॉजिटिव चार्ज हो, इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है,
या फिर फ्री रेडिकल हो तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है इन सिस्टम्स में। यहां लिखा हुआ है व्हेन CH और CD सिग्मा बॉन्ड ऑफ sp3 कार्बन प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशन, ये रहे sp3 कार्बन का CH या CD सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशन, किसकी एडजेसेंट पोजीशन? ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल। ठीक है, तो क्या होगा? देन दीज CH और CD सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ओवरलैप विद एडजेसेंट p पाइड स्टार p ऑर्बिटल्स, अभी बताऊंगा इसमें। दीज स्पेशल डिलोकलाइजेशन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। वापस बोलता हूं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये एडजेसेंट पोजीशन के पाई ऑर्बिटल के साथ या वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने लगते हैं, जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है, जिसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे कुछ इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे रेजोनेंस होता है वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन भी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पर एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। देखना, कॉन्सेप्ट तो हाइपोथेटिकल नहीं है, गलत बोल गया मैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे हाइपोथेटिकल होती है वैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी हाइपोथेटिकल होती है। रेजोनेंस हाइपोथेटिकल नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हाइपोथेटिकल नहीं है। जैसे ये एल्कीन था, तो एल्कीन में ये रहा sp3 कार्बन और उस पर H जुड़ा हुआ है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी पास में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस सिग्मा बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इस सिग्मा बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट गया, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसलिए हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसा इस तरफ से भी हो सकता था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता तो इस जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा ये CH वाला बॉन्ड भी कर सकता था। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज थी, तीन तरह की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनी एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसके कारण इसका जो हाइब्रिड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि यहां के जो हाइड्रोजन्स हैं उसका बॉन्ड तो वीक हो गया, यहां जो हाइड्रोजन्स हैं वो उनके बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होंगे एक नॉर्मल CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। यहां जो ये सिंगल बॉन्ड था उसमें थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और यहां का जो डबल बॉन्ड था उसमें थोड़ा थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, यहां CH2, यहां नेगेटिव चार्ज था, कार्बन पे नेगेटिव लगा दीजिए, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इन हाइड्रोजन्स पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, और इनका एविडेंस ये है कि ये CH बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है नॉर्मल CH बॉन्ड से। यहाँ का ये जो सिंगल बॉन्ड है वहाँ मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। यहाँ जो ये डबल बॉन्ड था उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उनमें आ गया है। तो एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं कैटायंस में लेता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायंस में कैसे होता है। ये रहा कार्बोकैटायन, सबसे छोटा कार्बोकैटायन जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। इस कैटायन के जिस पास में sp3 कार्बन के H है, इथाइल कैटायन है, तो ये डबल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके कारण यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा कुछ इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन ये भी शिफ्ट कर सकता था, पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आ सकता था, ये इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किए जा सकते थे, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इस जगह भी आ सकता था। इस कारण से यहाँ जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि यहाँ CH2 जिसपे पहले सिंगल बॉन्ड के साथ साथ थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इस जगह पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया है, और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ डिस्पर्ज हो गया है, इन हाइड्रोजन्स पर, इन हाइड्रोजन्स पर भी पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गया है। इस तरीके से ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है कार्बोकैटायन की। ठीक है, ऐसे ही फ्री रेडिकल्स में होता है। ये देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, ये रहा sp3 कार्बन, इसके जस्ट पास में फ्री रेडिकल है, तो ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ने तो डबल बॉन्ड बना लिया और हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया। इस हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन रहा था तो कभी इस हाइड्रोजन पे भी हो सकता है, कभी इस हाइड्रोजन पे भी हो सकता है, तो यहाँ का बॉन्ड गायब, यहाँ का बॉन्ड गायब, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का बॉन्ड गायब, एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो थोड़ा थोड़ा वीक हो गया, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो नहीं कह सकता, हाइड्रोजन पे इन सभी जगह फ्री रेडिकल्स हैं, जिसे कुछ इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है।
ठीक है। इसी तरह से टोल्यूइन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। टोल्यूइन मतलब एरोमेटिक रिंग के जस्ट पास में sp3 कार्बन पर H हो। अभी मैंने 3 H लगा दिया, टोल्यूइन का एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे अभी बताया था कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस sp3 कार्बन से अपोजिट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव के पास में sp3 कार्बन के H है, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड गायब हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आया, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हुआ। कभी इससे भी CH बॉन्ड जा सकता था, पॉजिटिव यहां भी आ सकता था, कभी यहां भी आ सकता था। और एक बार जब यहां पॉजिटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से रेजोनेंस करने लगेंगे, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां नेगेटिव आएगा। ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर रेजोनेंस हो गया, डबल बॉन्ड यहां आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। इसी तरीके से कभी ये CH बॉन्ड टूटेगा तो 3 जगह नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑर्थो पे, पैरा पे और मेटा पे। कभी ये बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो कुल मिला के जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी कि यहां हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो थोड़ा वीकर हो गया, हाइड्रोजन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर है, और ये चार्ज तो सब जगह फैल ही गया है ना। और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। तो याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अगर एरोमेटिक रिंग पर है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही एप्लीकेबल होता है। मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल नहीं होता अगर एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो। क्लियर? चलें आगे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के फायदे नुकसान सबकी बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ये वाला CH वाला तो दिखाई दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। अगर मैं इफेक्टिविटी की बात करूं तो रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की बात हो। उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, फिर बाद में इंडक्टिव इफेक्ट आता है। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात हो तो प्लस M इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कम होता है, इंडक्टिव इफेक्ट और कम इफेक्टिव होता है। ठीक है। अगर एरोमेटिक रिंग पर कोई M ग्रुप है या हाइपर कॉन्जुगेटिव ग्रुप है और इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप है तो उनका इफेक्ट कहां होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर एरोमेटिक रिंग पर कोई मीजोमेरिक ग्रुप है, मतलब रेजोनेंस करने वाला ग्रुप है, तो उसका इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही होता है। वो रेजोनेंस अगर करेगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही इफेक्टिव होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इफेक्टिव होगा, बट इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है, कोई रेजोनेंस से उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मेटा पे कम होता है, पैरा पे और कम होता है। तो मीजोमेरिक ग्रुप जितना ऑर्थो पोजीशन पर इफेक्टिव होता है उतना ही पैरा पोजीशन पर इफेक्टिव होता है। सिमिलरली हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इक्वली इफेक्टिव होता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा इफेक्टिव है, मेटा पोजीशन पे कम है और पैरा पोजीशन पे और कम इफेक्टिव होगा। ये इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, कंपैरेटिव रिलेशन बता दिया। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो गई। अब अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशंस भी आएंगे। जहां जहां हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वहां वहां स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाइपर कॉन्जुगेशन जहां जहां भी होता है, चाहे कैटायन में हो, चाहे फ्री रेडिकल में हो, चाहे एल्कीन में हो, चाहे एल्काइन में हो, जहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले H होंगे, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट अब आएंगे, हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन की थ्योरी पढ़ी, ये केवल थ्योरी पढ़ी। अब इनके बेसिस पर इनका कुछ एप्लीकेशन, छोटे मोटे पॉइंट्स, उनके बारे में बात करते हैं। तो सम अदर इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। पहला इफेक्ट है बेयर एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन जिसे कहा जाता है। साइक्लिक कंपाउंड्स में ही ये ऑब्जर्व किया जाता है। देखो, एक sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन में जो कार्बन का बॉन्ड एंगल है वो होना चाहिए 109.5 का, लेकिन मान लीजिए किसी रिंग में वो एंगल 109.5 से कम है, इसका मतलब उसको बॉन्ड एंगल सिकोड़ दिया गया, उसमें स्ट्रेन आ गया, या 109.5 से ज्यादा है तो भी स्ट्रेन आ गया। वो चाहता है कि मैं उस नॉर्मल आइडियल एंगल को फॉलो करूं। ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग स्ट्रेन देखा जाता है। ये इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियल बॉन्ड एंगल एंड एक्चुअल बॉन्ड एंगल इन साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड में जो आइडियल बॉन्ड एंगल है और एक्चुअल बॉन्ड एंगल का जो डिफरेंस है,
जितना ज्यादा होगा एंगल स्ट्रेन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। अगर ये सिंपल और प्लेनर स्ट्रक्चर होती, मान लीजिए प्लेनर स्ट्रक्चर होती, तो इसका बॉन्ड एंगल 60 का होना चाहिए, यहाँ 90 का होना चाहिए, या 108 का होना चाहिए, और हेक्सागन का तो 120 का होना चाहिए। लेकिन ये सभी कार्बन sp3 स्टेट में है, इसलिए इनका बॉन्ड एंगल होना तो चाहिए था कितना, 109.5 का, लेकिन उसको वे फॉलो नहीं कर पा रही हैं। तो आइडियल बॉन्ड एंगल और एक्चुअल बॉन्ड एंगल, अगर ये प्लेनर होती तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल इसका होता 60 का, इसका 90 का, यहाँ 108 का और यहाँ 120 का। इनका जो डिफरेंस है, सबसे ज्यादा डिफरेंस आता है यहाँ 49.5 का, यहाँ आता 19.5 का, यहाँ आता 1.5 का, यहाँ आता 10.5 का। सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है साइक्लोप्रोपेन में, इस कारण से इसमें रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी सबसे कम है। वैसे ये जो साइक्लोहेक्सेन है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, प्लेनर नहीं होता। ये तो काफी कुछ प्लेनर होते हैं, बट साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं होता। ये चेयर कन्फर्मेशन के अंदर होता है, चेयर कन्फर्मेशन के फॉर्म में होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इसके बारे में शायद मैंने लिखा नहीं है, आगे मैं यही बता देता हूं। तो एक्चुअली ये नॉन प्लेनर होता है, एक्चुअली नॉन प्लेनर। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, ये तो मैंने आपको बता के किया। अगर ये प्लेनर होते तो स्ट्रेन का मतलब समझ गए, सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसमें होगा। वैसे सबसे ज्यादा स्टेबल की बात करूं ना, तो ये साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें चेयर कन्फर्मेशन होती है, और बॉन्ड एंगल वास्तव में 109.5 का ही होता है ना, 109.5 का ही होता है। इसमें एंगल स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे ज्यादा स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोब्यूटेन और फिर साइक्लोप्रोपेन। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। साइक्लोप्रोपेन तो फिर भी इतना कम स्टेबल है कि थोड़ा सा भी हीट करके हाइड्रोजन से रिएक्शन किया जाए तो हाइड्रोजनेशन भी ये कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल स्ट्रेन की बात। फिर करते हैं ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल ये कहता है कि जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड का जो ब्रिज हेड वाली पोजीशन है, वहां प्लेनरिटी की कंडीशन नहीं आ सकती है। वापस बोलता हूं, इस रूल के अकॉर्डिंग जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उनके ब्रिज हेड वाली पोजीशन, बाईसाइक्लिक भी छोटी बाईसाइक्लिक होनी चाहिए, स्मॉल बाईसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रिज हेड पोजीशन पर प्लेनरिटी की कंडीशन कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर वहां ऐसी कोई कंडीशन आई तो वो कंपाउंड या आयन अनस्टेबल होगा। जैसे ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ये एक रिंग है, ये फिर उसके ब्रिज है, और यहां ब्रिज हेड वाली पोजीशन है। तो ये ब्रिज हेड पोजीशन मैंने यहां इंडिकेट की है दोनों जगह। ये इंडिकेट की है ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड पोजीशन है, ये भी ब्रिज हेड पोजीशन। इस तरह की फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर बाईसाइक्लिक है, और यहां ब्रिज में कम से कम एक एटम यहां आ रहा है। क्लियर? इन पोजीशन पर प्लेनरिटी नहीं हो सकती। जैसे अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज तो sp2 होता है, sp2 प्लेनर होना चाहता है, ये ब्रिज हेड वाली पोजीशन इसे प्लेनर नहीं होने देगी, इस कारण से ये अनस्टेबल है। यहां अगर डबल बॉन्ड आता है तो sp2 होगा, डबल बॉन्ड आता है तो sp2 होगा। sp2 चाहता है कि मैं प्लेनर हो जाऊं, बट बाईसाइक्लिक कंपाउंड का ब्रिज हेड पोजीशन प्लेनर नहीं हो सकती है, इस कारण से ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। sp2 कार्बन यहां नहीं आ सकता। ऐसा पॉसिबल है कि नेगेटिव चार्ज आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव चार्ज sp3 स्टेट में। ऐसा पॉसिबल है कि कार्बन पे 4 बॉन्ड बन जाए और पॉजिटिव चार्ज आए, ये भी पॉसिबल है, स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां नाइट्रोजन sp3 स्टेट में ही है, sp2 नहीं होना चाहिए। ये ब्रेड्स रूल है। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड वाली पोजीशन पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, sp2 वाली सिचुएशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट मींस स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। SIR इफेक्ट से पहले स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं। बड़े ग्रुप्स का जो आपस में रिपल्शन है उनकी साइज के कारण, वही क्या कहलाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाता है। रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप, बल्क साइज वाले, बड़े साइज वाले ग्रुप्स के बीच का जो रिपल्शन है वही क्या कहलाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाता है। अगर किसी कंपाउंड में या आयन में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कॉन्जुगेटेड सिस्टम की प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाए, इस कारण से कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाए, तो उसे SIR इफेक्ट कहते हैं। तो SIR इफेक्ट क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण प्रोड्यूस होता है SIR इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट है स्टेरिक हिंड्रेंस इन रेजोनेंस इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब अवरुद्ध कर देना, रोक देना,
स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण रेजोनेंस को रोक देना ही क्या कहलाता है, SIR इफेक्ट कहलाता है। तो ये बड़े ग्रुप्स में ही होगा। थ्योरी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको PDF अवेलेबल कराई जाएगी। SIR इफेक्ट एप्लीकेबल इन बल्की ग्रुप्स, जैसे NR2 ग्रुप हो या नाइट्रो ग्रुप हो या कार्बोक्सिलिक या ब्रोमीन या आयोडीन, इन ग्रुप्स में ही SIR इफेक्ट होता है। रेजोनेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण रेजोनेंस रुकना ही SIR इफेक्ट है। जैसे ये एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन पर ये 2 R ग्रुप जुड़े हैं और यहां बेंजीन रिंग है, और नाइट्रोजन पर अब मैंने क्या किया, ये 2 R तो है, साथ में ऑर्थो पोजीशन पे 2 ग्रुप लगा दिए। ये जो B ग्रुप है ये बल्की ग्रुप है। पहले तो ये रेजोनेंस कर पा रहा था इस रिंग के साथ में, ये रेजोनेंस कर पा रहा था क्योंकि ये रिंग के साथ प्लेन में आ रहा था, बट यहां इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जब बल्की ग्रुप रखे गए तो बड़े ग्रुप्स ने यहां रिपल्शन किया और इस NR2 ग्रुप की प्लेनिटी को डिस्टर्ब कर दिया। यहां NR2 इस रिंग के प्लेन में था, बट यहां NR2 प्लेन से ऊपर नीचे हो गया। जो ऊपर वाला कार्बन है वो डार्क लाइन से शो किया है, जो बैक साइड वाला जो R ग्रुप है वो बैक साइड डॉटेड लाइन से शो किया गया है। यहां का ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर यहां इंडिकेट किया गया है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, जबकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस कर रहा है। ये रेजोनेंस नहीं कर रहा इस रिंग के साथ। क्यों नहीं कर रहा? क्यों रेजोनेंस नहीं कर रहा? क्योंकि प्लेनिटी डिस्टर्ब हो गई। नो रेजोनेंस विद रिंग, यही तो SIR इफेक्ट कहला रहा है। ठीक है, B बल्की ग्रुप है, ये हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ड्यूटेरियम नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन OH NH2 नहीं होना चाहिए। ये छोटे ग्रुप्स हैं, रिपल्शन नहीं लगाते हैं, SIR इफेक्ट नहीं करते हैं, पर बड़ा ग्रुप होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पूछे हैं कि ये A और B कंपाउंड है, किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? तो भाई इसमें तो बेंजीन के साथ ही रेजोनेंस भी हो रहा है इस नाइट्रोजन का, तो इसकी रेजोनेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो A में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि B में केवल इस रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा है CN बॉन्ड की लेंथ बताओ। ये जो CN बॉन्ड है, यहां रेजोनेंस के कारण थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, तो ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए। यहां रेजोनेंस इतना नहीं हो पाया या बिल्कुल नहीं हो पाया, तो यहां रेजोनेंस के कारण मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया, तो X की वैल्यू कंपैरेटिवली छोटी होगी, X की वैल्यू कम आएगी Y के कंपेयर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, इस नाइट्रोजन ने इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A वाली रिंग पर बढ़ेगी एज कंपेयर टू B में। यहां बताया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक रिंग के साथ डिलोकलाइज हो रहा है, तो यहां ये जो B वाली रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी A के रेस्पेक्ट में, बढ़ेगी नहीं मतलब ज्यादा होगी। ये बोल रहा है बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसमें नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, नाइट्रोजन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो अपने प्रोटॉन को, H+ को, किसी बाहर से आने वाले H+, को, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो B की बेसिक स्ट्रेंथ A के रेस्पेक्ट में ज्यादा होनी चाहिए। ये कहलाता है SIR इफेक्ट। ठीक है, तो यहां एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर, इनके और कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है, डायपोल मोमेंट है, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी है, एरोमेटिसिटी है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कई तरह के एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट लेते हैं डायपोल मोमेंट। जैसे HCl की मैं बात करूं कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो Cl सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, इसके कारण Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लीजिए यहाँ Q नेगेटिव एंड Q पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों एटम्स का जो डिस्टेंस है वो D से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस मॉलिक्यूल के लिए डिस्टेंस इनटू चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाता है? डायपोल मोमेंट कहलाता है। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए दिया जाता है, नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट 0 होगा, पोलर का डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। क्लियर है? तो ये डिफरेंट एटम्स के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी किसी बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो यहां मैंने बताया डिग्री ऑफ पोलैरिटी, किसी बॉन्ड की पोलैरिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। वैसे अगर आप इसकी यूनिट्स की बात करें तो ये वैसे केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को बताया जाता है, Debye इसकी यूनिट है। हम लोग अभी इसकी यूनिट बात ना करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पूछा जाता है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका डायपोल मोमेंट कम है, उन्हीं की बात करेंगे मेनली। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सेम एटम है, होमो एटॉमिक है, तो डायपोल मोमेंट 0 होगा, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। लेकिन डिफरेंट है तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट की जा सकती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है,
जैसे ये कंपाउंड्स हैं, इनमें डायपोल मोमेंट पूछा जाएगा। अब आपको पता है कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा होती है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में कंपैरिजन किया जाए तो ये sp है, ये sp3 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये sp2 है, ये sp3 है, कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसमें सारे ही sp3 हैं और कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगी, बट इसका डायपोल मोमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, यहाँ डायपोल मोमेंट कंपैरेटिवली कम होगा। यहां क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं किससे? sp2 कार्बन से, sp3 कार्बन से, sp3 कार्बन से, जबकि यहां क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं किसी sp2 कार्बन से। अब sp2 कार्बन जो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ही ज्यादा होती है, वो विरोध करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तो काहे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, तो इसका डायपोल मोमेंट कंपैरेटिवली कम होगा, फर्स्ट का डायपोल मोमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहां मिथाइल से नाइट्रो जोड़ दिया, साइनाइड, एल्डिहाइड, क्लोरीन और ये एल्केन। तो यहां डिफरेंस है तो केवल इस नाइट्रो का, साइनाइड का, एल्डिहाइड का। इन ग्रुप्स का आई इफेक्ट देख लो, रेजोनेंस तो ये कर नहीं रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट होता तो जब बात अलग थी। तो नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है साइनाइड से, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, प्लस माइनस चार्ज भी इस पर ज्यादा आएगा। साइनाइड और एल्डिहाइड में साइनाइड का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, एल्डिहाइड और क्लोरीन में एल्डिहाइड का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, और इसका तो डायपोल मोमेंट जीरो ही आएगा क्योंकि सेम एटम्स है, तो सबसे कम डायपोल मोमेंट इसी का आएगा। ठीक है, एल्केन में बात करें, HF में बात करें, HX में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबको पता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्लोरीन पे कम होगा, आयोडीन पे और कम होगा। इस तरह का डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन यहां देखें तो जो ऊपर ऑर्डर है वही ऑर्डर यहां आना चाहिए था, है ना। मिथाइल हैलाइड्स में बात करें, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। मिथाइल हैलाइड्स की बात करें तो F जैसे ऊपर है वैसे ही ऑर्डर यहां आना चाहिए, बट ये एक इनकरेक्ट ऑर्डर है, ये डायपोल मोमेंट का इनकरेक्ट ऑर्डर है। जबकि करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, इसमें मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा होता है, F का कंपैरेटिवली कम होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि यहां जो डिस्टेंस फैक्टर है वो चार्ज फैक्टर से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, केवल मिथाइल हैलाइड्स वाले केस में ही होता है, इथाइल वाले केस में नहीं होता ये। तो डिस्टेंस फैक्टर चार्ज फैक्टर से ज्यादा इफेक्टिव होता है, इस कारण से मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, उसके बाद तो फ्लोराइड आता है, फिर आगे बिल्कुल सेम ऑर्डर है। ये करेक्ट ऑर्डर है, ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट है। ठीक है, जबकि इथाइल फ्लोराइड क्लोराइड में कंपैरिजन किया जाए तो जो नॉर्मल HX के साथ ऑर्डर आ रहा था वही ऑर्डर यहां भी आता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर एग्जांपल्स तो बहुत सारे आ सकते हैं, लिखो यहां तक तो जल्दी से एक बार देख लीजिए। चलें आगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन कब स्टेबल होगी? रेजोनेंस ज्यादा होगा तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। अब यहां कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उन्हीं से एक्सप्लेन करेंगे, वरना तो ये 2 पॉइंट तो मैं समझा ही चुका हूं। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि कोई sp3 कार्बन का H नहीं है, बट यहां डबल बॉन्ड के जिस पास में sp3 कार्बन के H हैं तो 3 H हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 गुना ज्यादा ही होगा, मतलब 3 H करेंगे। यहाँ इस डबल बॉन्ड के पास में यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, 6 अल्फा H है। यहाँ डबल बॉन्ड के पास में ये 3 H यहाँ है, 3 H यहाँ है और 3 H यहाँ है, 9 अल्फा H है। यहाँ 12 अल्फा H है। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा इसमें होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी, ये कम होगी और ये और कम होगी। ठीक है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो है बट इसमें रेजोनेंस है 2-2 बॉन्ड का, इसमें 3-3 बॉन्ड का रेजोनेंस है, इसमें 4-4 बॉन्ड का रेजोनेंस है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ रेजोनेंस है बट यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है। मैंने आपको बताया था रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल है। यहाँ ये तो एरोमेटिक है, साक्षात बेंजीन रिंग, कॉन्जुगेशन ज्यादा है, यहाँ कॉन्जुगेशन है बट यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही आएगा। क्लियर है? आगे और बढ़ते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी में कंपैरिजन करना था पर मैंने तो इनका ऑर्डर पहले से ही लिख रखा है, इससे तो मुझे आपको समझाना चाहिए। ये लो, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इनमें कंपैरिजन करते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे कंपैरिजन किया जाए। देखो यहां रेजोनेंस नहीं है बट हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए डबल बॉन्ड के पास में एक H तो यहां है, डबल बॉन्ड के पास में एक H यहां है, तो 2 ही अल्फा H है। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है यहाँ भी, बट हाइपर कॉन्जुगेशन में आप काउंट करो 3 H यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है,
10 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसमें रेजोनेंस है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो इस कारण से अगर इनकी स्टेबिलिटी में कंपैरिजन करें तो रेजोनेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बट हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है, 2 ही अल्फा एच है, इसमें रेजोनेंस भी है और 10 अल्फा एच है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। अगर स्किन की स्टेबिलिटी में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होगा ये फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी ज़्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा है। उसके बाद में ये रेजोनेंस है बट इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, रेजोनेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर रेजोनेंस, दोनों में रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज़्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होना चाहिए था, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट ये एल्कीन्स का कंपैरिजन किया है। एल्कीन्स में सेम सिचुएशन है, यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है, तो एक ही स्टेबिलिटी तो सबसे कम होगी। यहां रेजोनेंस है बट हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 6 अल्फा एच अवेलेबल है, सबसे ज्यादा तो सी की होगी। रेजोनेंस में तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पर बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है यहाँ डबल बॉन्ड का, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो इसमें ऑर्डर आएगा फिर बी, और ए की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, नहीं डी की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, इसमें रेजोनेंस नहीं है, ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, यहां ये 2 एल्कीन है, दोनों में अल्फा एच काउंट करूं तो 3 अल्फा एच यहां है, 3 अल्फा एच यहां है, 6 है, इसमें भी 6 अल्फा एच है, पर कॉन्जुगेशन इक्वल होगा। लेकिन यहां लिखा हुआ है व्हेन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर सेम देन ब्रांज्ड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन अनब्रांज्ड एल्कीन, और ये इसलिए है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। वापस बोलता हूं, ब्रांज्ड एल्कीन्स में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, अगर अल्फा एच इक्वल है तो ब्रांज्ड एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक्चुअली ब्रांचिंग बढ़ने पर प्राइमरी सी एच की संख्या बढ़ जाती है, प्राइमरी सी एच की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, प्राइमरी सी एच बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए ब्रांच स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। ये कॉन्सेप्ट एल्केन्स में भी काम करता है। एल्केन्स में यहां लिखा हुआ है ब्रांच एल्केन्स आइसोमर, ब्रांच एल्केन आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन अनब्रांच्ड एल्केन आइसोमर और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ग्रेटर नंबर ऑफ प्राइमरी सी एच बॉन्ड। प्राइमरी सी एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है सेकेंडरी सी एच एंड टर्शरी सी एच से, इसीलिए ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का कंपैरिजन किया जाए तो आइसोब्यूटेन में 9 प्राइमरी सी एच बॉन्ड है, देखो 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, जबकि यहां 6 प्राइमरी सी एच बॉन्ड है, ये ज्यादा स्टेबल आएगा। ये है मेन कॉन्सेप्ट, क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट ब्यूटेन में, पेंटेन में भी काम करेगा। ये पेंटेन के आइसोमर्स हैं, पेंटेन में आप देखो यहां प्राइमरी सीएच की संख्या ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, आइसोपेंटेन नियोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल है, नियोपेंटेन एनपेंटेन से ज्यादा स्टेबल है। इसी तरीके से इन दोनों आइसोमर्स में कंपैरिजन करें तो ये आइसोमर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, ब्रांच आइसोमर ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट एल्कीन में भी काम कर जाता है। इसको मैंने एल्केन वाले पोर्शन को अलग से ब्रैकेट में बता दिया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर हो एल्कीन्स में, अल्फा एच वगैरह सब सेम है, बस डिफरेंस है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बड़े बड़े ग्रुप पास में होते हैं तो स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, बड़े बड़े ग्रुप अगर दूर होंगे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो यहां लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो ये बात हो गई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। नेक्स्ट बढ़ते हैं एरोमेटिसिटी पर, बेंजीन वाली कैरेक्टर्स पर। ठीक है, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं बट मैं एरोमेटिसिटी के कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं। एरोमेटिसिटी कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को फॉलो करती है, ये कैरेक्टर्स जहां होंगे वहां एरोमेटिसिटी होगी, वहां स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि एरोमेटिक रिंग हमेशा प्लेनर होती है। तो इस तरीके से समझ लीजिएगा एरोमेटिसिटी के कुछ कैरेक्टर्स हैं, है ना। साइक्लिक कंपाउंड होगा, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, रिंग अनसैचुरेटेड होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन होना चाहिए, उस पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन घूम घाम के पूरी वापस उसी पोजीशन पे आ जाना चाहिए। रिंग के सारे एटम्स sp2 स्टेट में होंगे। एरोमेटिसिटी की कंडीशन देख लेना, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, सारे एटम्स sp2 स्टेट में होने चाहिए, और रिंग में जो कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स हकल्स रूल को फॉलो करने चाहिए, जहां n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 वगैरह हो सकती है। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं काउंट करके। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 होगी यहां तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 होगी तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 8 18। मतलब कहने का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, फिर +2 +4 +4 +4 +4 करते जाओ, 2 4 2 6 10 14 18 22 इस तरह से आगे बढ़ाते जाओ तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए, और इससे ऊपर वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो भी उस कंपाउंड में होने चाहिए। ये एरोमेटिसिटी की पहचान है। हाईली स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, और इनके कैरेक्टर्स क्या हैं कि स्टार्टिंग की जो 3 कंडीशन जो एरोमेटिसिटी में थी वही एंटी एरोमेटिक में भी होती है। मतलब साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, सारे आइटम्स sp2 होने चाहिए। ये तो नॉन एरोमेटिक में भी होना चाहिए, बट नॉन एरोमेटिक में जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 होती है, 0 नहीं होती है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले, 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाले, 12 पाई इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम्स एंटी एरोमेटिक सिस्टम होते हैं और अनस्टेबल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक हाईली स्टेबल होगा, नॉन एरोमेटिक बीच में होगा, और एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होगा। रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। अब इनको क्वेश्चंस के फॉर्म में देता हूं, मैं मिटा देता हूं इनकी स्ट्रक्चर्स। हाँ, अब इनके आंसर लिखते हैं। देखो, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, बट ये कार्बन है sp3 स्टेट में है। मैंने कहा था सारे आइटम sp2 स्टेट में होने चाहिए। ये एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो गया। यहाँ ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड के, एक बॉन्ड छोड़कर वैकेंट ऑर्बिटल है। रेजोनेंस इसमें होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक सिस्टम होता है। यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, और 2 इलेक्ट्रॉन ये कॉन्जुगेशन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड छोड़ के कॉन्जुगेशन है, और ये sp2 स्टेट में ही होता है, क्योंकि मैंने कहा ये लोन पेयर तो रेजोनेंस का पार्ट है, तो sp2 स्टेट में ही होगा। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है। ये है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन भी है, बट यहाँ वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस नहीं होगा, पूरा रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन sp3 स्टेट में नॉन एरोमेटिक है। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कौन से सिस्टम एरोमेटिक है, कौन से सिस्टम नॉन एरोमेटिक है। ये सिचुएशन देखना, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, सारी सिचुएशन देखो। ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज पूरी जगह, पूरे रिंग में डिलोकलाइज हो जाएंगे डबल बॉन्ड भी। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ये एरोमेटिक आयन है। यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ ये डबल बॉन्ड, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ये भी एक एरोमेटिक आयन है। यहाँ ये कार्बन sp3 स्टेट में है, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि sp3 स्टेट कहीं भी आई ना कार्बन में, रिंग में, तो कंप्लीट रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्जुगेशन में है, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और 2 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज पर है, कार्बन पर है, तो ये एक एरोमेटिक आयन है। जबकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होगा, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होगा। ठीक है, यहाँ बेंजीन है, बेंजीन तो खैर एरोमेटिक होता ही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी रिंग तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, रिंग के बाहर से हमें क्या मतलब है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग, रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, और ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम है। यहाँ भी ये रिंग तो एरोमेटिक है, ये रिंग नॉन एरोमेटिक है, फिर भी कंपाउंड को तो एरोमेटिक ही कहा जाएगा, क्योंकि ये रिंग एरोमेटिक है। पायरिडीन में ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, डबल बॉन्ड पर ही बैठा हुआ लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। पायरिडीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, एरोमेटिक सिस्टम होता है, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं।
यहां ये कार्बन अगेन sp3 स्टेट में आ गया, नॉन एरोमेटिक है। यहां ये ट्रोपाइलियम आयन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ट्रोपाइलियम आयन इसका नेम है, ट्रोपाइलियम आयन। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, एरोमेटिक आयन है। ये तो मैंने बताया था कि नॉन प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर होता है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ कैटायन आयंस न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स में बताया कौन सी स्ट्रक्चर एरोमेटिक होती है और कौन सी स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं होती है। तो यहां तक का पोर्शन तो हम लोगों ने GOC1 में पढ़ा। GOC2 में हम लोगों ने GOC2 में कुछ पार्ट और पढ़ने हैं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। एक मिनट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, फिर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन कैसे करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन कैसे करते हैं, एसिड बेस में रिएक्शन कैसे होती है, और टॉटोमेरिज्म क्या चीज है, इन सबको हम लोग GOC2 के पोर्शन में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सबसे पहले इंटरमीडिएट क्या होता है? फर्स्ट है इंटरमीडिएट, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ स्पीशीज बनती है, वो कहलाती है इंटरमीडिएट। ये आइसोलेबल स्पीशीज होती है, इंटरमीडिएट होते हैं। हालांकि ट्रांजिशन स्टेट भी बनते हैं, बट ट्रांजिशन स्टेट नॉन आइसोलेबल होते हैं, हाईली एनर्जी वाले स्टेट होते हैं। एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट में तो बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा होता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग होकर कोई इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बने और वो तुरंत खत्म होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो आइसोलेबल स्पीशीज इंटरमीडिएट कहलाते हैं। ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, कार्बीन, नाइट्रीन या बेंजाइन हो सकते हैं। यहाँ इस चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग के 3 कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल्स की ही बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है चार्ज कहां प्रेजेंट होना चाहिए। ये लिखा हुआ है व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम पीरियड देन स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो चार्ज अगर डिफरेंट एटम्स पे हो और वो एटम एक पीरियड के हो तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर उनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें। ये लिखा हुआ है व्हेन चार्ज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम ग्रुप देन स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एटम। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ही कि बड़े साइज वाले एनायन ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उन पे चार्ज फैल जाता है। अगर ग्रुप में चार्ज बढ़ रहा है या ग्रुप के एटम्स में नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो उनकी साइज के बेसिस पर आप उसकी स्टेबिलिटी में कंपैरिजन करोगे। लेकिन अगर चार्ज सेम एटम्स में प्रेजेंट हैं तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आप देखोगे, रेजोनेंस इफेक्ट देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखोगे, उनके बेसिस पर आप लोग डिसाइड करोगे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी होती है। जहां किसी आयन पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। तो होना ही चाहिए, जितना ज्यादा चार्ज का रेजोनेंस होगा, डिलोकलाइजेशन होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। कैटायंस और फ्री रेडिकल्स के लिए ज्यादातर कैटायंस भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कैटायंस और फ्री रेडिकल्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, मतलब प्लस एम और हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। किसकी? कैटायंस की, मेनली कैटायंस की बात करें। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो स्टेबिलिटी कम करेगा। एस करेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, और जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा वहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम स्टेबल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल्स के लिए एस करेक्टर उल्टा होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब एस करेक्टर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। कैटायंस बिल्कुल रिवर्स हो गए एनायंस के लिए। एनायंस में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी कब? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। एस करेक्टर बढ़ेगा तो डायरेक्टली उस एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, यहां कुछ जनरल ऑर्डर्स मैंने यहां लिखे हैं कैटायंस के लिए, जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर भी हैं और उनको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है।
देखो ये ट्रोपाइलियम आयन है, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, सभी के सभी स्ट्रक्चर्स एरोमेटिक होती हैं, इसलिए हाईली स्टेबल होती हैं। ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम है, 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तीनों के तीनों ही एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है। अगर लोन पेयर के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो लोन पेयर प्लस एम वाला होता है, और प्लस एम वाला कैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एम इफेक्ट अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है, ये भी हाईली स्टेबल होता है। इसमें इसको एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा याद रखना पड़ता है कि 3 मेंबर्ड रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, क्योंकि ये जो वीक बाई सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो इस कैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहते हैं और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते रहते हैं, इसलिए एक्सेप्शनली इस पोजीशन पर आता है। टर्शरी एल्काइल ग्रुप जो होता है वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें कुछ ज्यादा ही होता है, इसलिए ये बेंजाइलिक प्राइमरी बेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल होता है। वरना टर्शरी जिसमें रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसको पीछे आना चाहिए था, रेजोनेंस वाले को ऊपर आना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी बेंजाइल। प्राइमरी बेंजाइल में रेजोनेंस है, एलाइल में रेजोनेंस कम है, इसलिए ये पहले आएगा, ये इसलिए बाद में आएगा। इसमें रेजोनेंस है, सेकेंडरी एल्काइल कम रेजोनेंस तो इसमें है ही नहीं, ये कम आएगा, बाद में आएगा, सेकेंडरी के बाद में प्राइमरी। टर्शरी में तो 3 प्लस आई वाले ग्रुप भी हैं, सेकेंडरी में तो 2 ही प्लस आई वाले ग्रुप है। टर्शरी में तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा है, सेकेंडरी में हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम है, इसलिए स्टेबिलिटी सेकेंडरी की कम है, प्राइमरी की और कम आएगी, सुपर प्राइमरी की तो और भी कम आएगी। अब यहाँ डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड पे तो एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होती है। ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज बनता ही नहीं है, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग बनता ही नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक पॉजिटिव चार्ज बनता ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लीजिए यहां से यहां तक का लगभग अनस्टेबल वाले ही है, बनते ही नहीं है ये। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं एनायंस की। एनायंस में ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एरोमेटिक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसमें, पांचों के पांचों एरोमेटिक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला -m ग्रुप हो, जितना ज्यादा -m होगा एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब कुछ याद रखने की है, ट्रिपल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस हो रहा हो इनमें फिर भी ज्यादा स्टेबल होता है। इसको आप ऐसे याद करोगे कि पहले sp है, फिर sp2 है रेजोनेंस करने वाले, फिर sp2 है बिना रेजोनेंस करने वाले, फिर sp3 है। इसको इस तरीके से याद करोगे तो आसानी से याद रह सकते हैं। ठीक है, पहले sp है सबसे ऊपर आएगा उनमें, फिर यहां रेजोनेंस ज्यादा, यहां रेजोनेंस कम, यहां रेजोनेंस और कम, यहां रेजोनेंस और कम है, सभी sp2 है। यहां रेजोनेंस ही नहीं है इस नेगेटिव चार्ज का, यहां भी रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस तो यहां भी नहीं है, बट ये sp2 थे, ये रेजोनेंस करने वाले sp2 थे, ये बिना रेजोनेंस करने वाले sp2 है। और sp3 में प्राइम कैटायन टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, बट एनायन टर्शरी सबसे कम स्टेबल होता है, और ये तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, सबसे कम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। ऐसे ही फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर मैंने जनरल ऑर्डर लिखा है, यहां रेजोनेंस ज्यादा, यहां रेजोनेंस कम, यहां रेजोनेंस और कम, यहां एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस था, यहां केवल डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है टर्शरी में, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, प्राइमरी में हाइपर कॉन्जुगेशन और कम होगा, सुपर प्राइमरी में तो होगा ही नहीं। डबल बॉन्ड पर एस कैरेक्टर ज्यादा होता है मल्टीपल बॉन्ड पर, इसलिए फ्री रेडिकल्स यहां और कम स्टेबल होते हैं। तो मैंने यहां बहुत तेजी से दौड़ते बहुत सारे पॉइंट्स को सबको कवर करने की कोशिश की विदाउट एग्जाम्पल, हालांकि खुद एग्जाम्पल भी मुझे डालने ही पड़े। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके कुछ प्रैक्टिस सेशन को क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस छोड़ के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े कम आते हैं, थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा आता है। मैथ्स फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी खूब दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी को रिविज़न करें। मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ पढ़ाई है आप लोगों को वो रिवीजन करने के लिए अच्छा थी, पहली बार पढ़ने के लिए वो अच्छा नहीं थी। तो वो चीज़ पहले से पढ़ी हुई हो और उनका दिमाग में बस जो बोलता जा रहा हूँ मैं उससे रिवीजन होता जाए तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।